आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग 5। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से आभार। आपका इतना प्यार देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दोस्तों खुश रहिए, मज़े में रहिए, यही दुआ है हमारी। रतन आज ऑटो से कॉलेज पहुंची क्योंकि स्कूटी आज श्री के पास थी। वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो अचानक किसी से टकराकर गिर गई और बिना देखे ही चीख पड़ी। आंखें बंद करके चलती हो क्या? सामने दिखाई नहीं देता? अपनी कोहनी को सहलाते हुए उसने जब सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गई। सामने प्रोफेसर चिराग खड़े थे। वो घबराकर उठ गई और इधर उधर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला कि आप हैं। प्रोफेसर चिराग ने तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि देखकर आप नहीं चल रही थी। रतन ने बात पूरी करते हुए कहा, रतन, मेरा नाम रत्ना यादव है सर। ओह यादव, मतलब आप जात से ग्वाला हो? जिस तरह से प्रोफेसर ने यह पंक्ति कही, रतन को एक अपमान सा महसूस हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर चिराग सिंह बोकारो में बसे चंद प्रभावशाली राजपूत परिवारों में से एक थे। उनके पिता और अन्य सदस्य भारतीय सेना में सेवा दे रहे थे। इन्होंने प्रोफेसर बनकर समाज की सेवा करने की सोची। उनके शब्दों में जातिगत अहंकार साफ नजर आता था। इसीलिए बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। राजपूती आन बान के किस्से सुनकर बड़े हुए प्रोफेसर चिराग ने इस जाति की अन्य विशेषताओं को भले न अपनाया हो, किंतु खुद को श्रेष्ठ समझना और अन्य जातियों को हीन समझना उनके व्यवहार की विशेषता थी। रतन ये जानती थी, इसीलिए वो भी प्रोफेसर चिराग को पसंद नहीं करती थी। प्रोफेसर ने आगे कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कहावत है कि यादव लोगों के पास बुद्धि कम होती है। रतन से अब चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, मुझे तो ये पता नहीं था सर कि इंसानों की बुद्धि उनकी जाति के अनुसार निर्धारित होती है, और अगर कोई इंसान जाति के अनुसार खुद को श्रेष्ठ और बाकियों को हीन समझता है तो मेरे हिसाब से बुद्धि की कमी उस इंसान में है। रतन ने एक नज़र प्रोफेसर चिराग को देखा और वहाँ से निकल गई। प्रोफेसर चिराग का चेहरा तन चुका था, मुठ्ठियाँ भिज गई थी। वो खुद को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे। रतन का मूड खराब हो चुका था। ये पहली बार नहीं था जब किसी ने यादव जाति के होने के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। बचपन से ही उसके पड़ोसी, दोस्त, शिक्षक अक्सर उसे ग्वालिन, दूध वाली, हीन बुद्धि और जाने क्या क्या कहकर मजाक उड़ाया करते थे, मगर धीरे धीरे वो इन सबको इग्नोर करना सीख गई थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनके परिवार का सम्मान करते थे। उसकी कई अच्छी सहेलियां भी थी जिससे रतन के यादव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसे इस समाज में रहते रहते इन सब बातों की आदत पड़ गई थी, मगर आज एक ऐसे इंसान ने उसका अपमान किया था जो एक पढ़ा लिखा और समाज में एक ऊंचा स्थान रखने वाला इंसान था। ऐसे लोग भी अगर जाति व दुर्व्यवहार करने लगे तो कम शिक्षित लोगों से उसे क्या उम्मीद की जा सकती है? समाज में क्या संदेश जाएगा, ये सोचकर रतन का मूड बुरी तरह से उखड़ चुका था। नोट, इस भाग में जाति संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो बस कहानी के अनुसार है, किसी भी जाति के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई। आप इसे बस कहानी की तरह ही पढ़ें। वो क्लास में नहीं गई, कैंटीन में आकर बैठ गई। उसे ढूंढते हुए उसकी दोस्त वहां पहुंची। मान्या ने उसके पीठ पर ठोकते हुए कहा, तू क्लास ना आकर यहाँ बैठी है? वैष्णवी बोली, आजकल इसका दिल पढ़ाई में लगता कहाँ है? रतन ने खींचते हुए कहा, प्लीज़ यार, वैसे ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है मेरा, तुम और बातें मत करो ऐसी। मान्या, ऐसा क्या हो गया यार? रतन ने गुस्से में सारी बातें उन दोनों को बता दी। रतन इसीलिए उस प्रोफेसर चिराग को कोई पसंद नहीं करता। कितनी छोटी और घटिया सोच है उसकी। मेरा बस चले तो उसे इस कॉलेज से ही निकलवा दूँ। वैष्णवी, अरे छोड़ यार, ऐसे लोग हर कहीं मिल जाते हैं। अब तो चलेगी ना, भार्गव सर की क्लास है। रतन, हाँ यार चल। रतन ने अपना बैग उठाया, तभी उसे कुछ याद आया। वो चलते चलते अपने बैग से कुछ निकालकर वैष्णवी और मान्या को देते हुए बोली, मैं तुम दोनों को ये देना तो भूल ही गई। उसने इनविटेशन कार्ड दोनों को थमाया तो वैष्णवी ने कहा, हम ज़रूर आएंगे और श्रीदी की मदद भी करेंगे। तीनों बातें करते हुए जा ही रही थी कि रतन का बैग उसके हाथ से छूट कर गिर गया और कुछ कार्ड्स बाहर निकल कर फैल गए। रतन बैठकर चुनने लगी, तभी एक कार्ड किसी के कदमों के पास गिरा। उस इंसान ने वो कार्ड हाथ में उठाया और देखने लगा। तभी रतन उठी और उस कार्ड को युवराज के हाथ में देखकर उसके पास चली आई। ये आपका है मिस रत्ना? यस सर। युवराज ने कार्ड देखते हुए कहा, श्री एंड सिस्टर्स बुटीक। रतन चहकते हुए बोली, यस सर, मेरी श्रीदी के बुटीक की ओपनिंग का इनविटेशन है। ये सुनकर युवराज उस कार्ड को और ध्यान से देखने लगा। सर, आप भी आइए ना बुटीक की ओपनिंग में। रतन ने कहा तो युवराज सकपका गया। लेकिन मैं कैसे? क्यों नहीं सर, प्लीज़।
अपनी फैमिली को भी लेकर आइएगा। ये कहकर रतन ने कार्ड पर युवराज भार्गव का नाम लिख दिया और उसे थमाकर बोली, आप ज़रूर आइएगा सर, हमें अच्छा लगेगा। रतन अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ गई और युवराज उस कार्ड को देखता रहा। प्रेम जी के शॉप के ऊपर बहुत चहल पहल थी। सुबह ही प्रेम जी ने श्री एंड सिस्टर्स बुटीक का बोर्ड लगवाया था। जाने कितनी ही बार गर्व से सीना चौड़ा करके उस बोर्ड को निहार चुके थे वो। पुष्पा जी भी अपनी पड़ोसी और महिलाओं मंडली के साथ प्रेम जी की दुकान में ही बैठी थी और गर्व से श्री के बुटीक के बारे में बता रही थी। ए शर्माइन, मिसेस शर्मा, जानती हैं हमारी श्री ना मुंबई से सीख के आई है। इतना बड़का बुटीक खोली है। बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन का लहंगा, साड़ी और बहुत ही कुछ बनाती है वो। चलिएगा ऊपर नु उसका बुटीक में तो देखेंगे, तब बोलिएगा कि कैसा लगा। ओ मिश्राइन, मिसेस मिश्रा का बेटी का ब्याह हुआ था तो कितना हल्ला हुआ था कि 1 लाख का डिजाइनर लहंगा खरीदी है। हमारी श्री उससे भी सुंदर लहंगा बनाती है। वहाँ बैठी औरतें भी आंखें बड़ी करके पुष्पा जी की बातें सुन रही थी। तभी किसी ने कहा, तब तब भाभी आप भी डिजाइनर साड़ी पहनिएगा। पुष्पा जी गर्व से बोली, हाँ ता काहे नहीं, आखिर हमारी बेटी है, उसका बनाया हुआ कपड़ा तो हम पहनेंगे ठकुराइन। तभी एक आवाज़ आई, हाँ अब तो यही होगा, बेटी का कमाई खाना बढ़ेगा का जमाना आ गया है। सभी की नजरें उस तरफ घूमी तो पुष्पा जी की ही उम्र की एक औरत खड़ी थी, जिसे देखकर पुष्पा जी के चेहरे का रंग उतर गया। उस औरत ने कहा, पुष्पा खुश नहीं हुई तुम हमको देखकर? पुष्पा जी खड़ी होकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, काहे नहीं खुश होंगे भाई, तुम सब कुछ भुला के हमारा खुशी में शामिल होने आई हो। आओ स्वागत है तुम्हारा। ये स्नेहलता जी हैं। किसी समय स्नेहलता और पुष्पा जी पक्की सहेलियां हुआ करती थी। स्नेहलता जी का परिवार भी पुष्पा जी का पड़ोसी हुआ करता था। धीरे धीरे पति के व्यापार में सफलता और 2 बेटों की मां होने का अभिमान स्नेहलता के सर चढ़कर बोलने लगा था तो पुष्पा उससे कटने लगी थी। दोनों बेटे श्री की ही उम्र के ही थे। एक बेटा विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा था तो दूसरा भी दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसों की बदौलत बोकारो के महंगे इलाके में बड़ा सा फ्लैट ले लिया और अपने परिवार संग सेक्टर एरिया छोड़कर चली गई। स्नेहलता के पति सुबोध प्रेम जी के संपर्क में थे तो उन्होंने उन्हें भी आमंत्रित कर लिया था। इतने दिनों में स्नेहलता के व्यवहार में कोई बदलाव आया था तो वो ये कि वो पहले से भी ज़्यादा अभिमानी हो गई थी। आते ही उन्होंने कटाक्ष कर दिया। एक ज़माना था जब बेटी का कमाई खाना पाप समझा जाता था, लेकिन अब तो खैर ज़माना बदल गया है भाई। पहले बेटी अपना शादी से भाग जाती है और कई सालों बाद लौट भी आती है। अब यहाँ बुटीक खोल रही है, देखते हैं ये भी चलाती है कि फिर भाग जाती है। पुष्पा जी उसके बात का जवाब नहीं दे पाई। तभी प्रेम जी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, भाभी आप मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान जैसा ही बर्ताव करिए। अपनी बेटी लोग पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं दिया है हमने। स्नेहलता प्रेम को देखकर झेप जाती हैं। अरे प्रेम भैया, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। प्रेम जी ने आंखें बड़ी करके कहा, ऐसे ही क्या भाभी, इतने सालों तक आपके ताने चुपचाप सुने हैं, लेकिन अब और नहीं। हाथ जोड़कर विनती है आपसे, हमारा उत्साह नहीं बढ़ा सकती तो हमें हताश करने की कोशिश भी मत करिए। पुष्पा जी प्रेम जी को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ए जी जाने दीजिए, मेहमान हैं हमारी, उद्घाटन का समय हो गया है, आप सब अब ऊपर चलिए। प्रेम जी ने स्नेहलता की तरफ देखते हुए कहा और ऊपर चले गए। पुष्पा जी ने विनम्रता से स्नेहलता को देखा और मुस्कुराकर बोली, कोनो का समय होता तो हम बहुत तकलीफ होता तुम्हारा बात से, लेकिन अब बहुत दुनिया हम भी देख लिए हैं, तब उतना दुख नहीं होता। अक्का बेटा बेटी का बात करके हमको नीचा दिखाने का कोशिश करती हो। माना कि तुम्हारा दोनों बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, विदेश में भी है, एक पैसा हर महीने तुमको भेज देता है, लेकिन फिर जब पथरी का ऑपरेशन हुआ था तुम्हारा तो अस्पताल में सुबोध भैया ही थे, 2 में से एक भी देखने नहीं आया। नौकरानी रखी हो, लेकिन बेटा लोग का कमी तो नौकरानी पूरी नहीं कर सकती। हमारी श्री मुंबई में इतना अच्छा नौकरी का पैसा छोड़कर बोकारो लौट आई, जानती हो काहे? काहे कि उसको हम लोग का चिंता था अपने परिवार का। तो तुम्हारा बेटा लोग से कहीं अच्छी हमारी श्री है। चारों बेटी हमारी आंख का तारा है हम लोग का। इन लोग के बारे में कुछ भी सोच समझ कर बोलना। पुष्पा के जवाब से वहाँ की सारी महिलाएं सहमत थी। स्नेहलता भी खामोश हो गई। पुष्पा सभी को आग्रह करके ऊपर ले गई।
आज श्री के बुटीक की ओपनिंग थी। प्रेम जी ने कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया था। रतन, राशि और तनु के कुछ दोस्तों की उपस्थिति में श्री ने प्रेम और पुष्पा जी से रिबन कटवाया और बुटीक की ओपनिंग करवाई। श्री ने बुटीक के भीतर एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। पुष्पा जी ने दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे लक्ष्मी मैया, हमारी श्री का खूब तरक्की हो, इसका नाम में खूब बढ़ोतरी हो, खूब नाम कमाए हमारी श्री, ये आशीर्वाद मांगते हैं हम। श्री पूरे उत्साह से मेहमानों को अपना बुटीक दिखा रही थी। रतन ने भी श्री के सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स और कुछ चुनिंदा तस्वीरें बुटीक में फ्रेम करवाकर लगा दिए थे। एक तरफ श्री के डिज़ाइन किए गए कपड़ों को पहने हुए कुछ मॉडल्स की तस्वीरें लगी थी, जो अलीशा के साथ काम करते हुए उसने बनाए थे। राशि और तनु मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ता सर्व करा रही थी। सभी मेहमान प्रशंसा भाव से बुटीक देख रहे थे। गौरी के लिए डिज़ाइन किए गए कपड़े और उनके सैंपल भी बुटीक में ही थे। शैलेश बेंगलोर लौट गया था, लेकिन गौरी और गौरव आज बुटीक की ओपनिंग पर आए थे। श्री के पहले कस्टमर थे वो, इसीलिए श्री उनका विशेष ध्यान रख रही थी। गौरी अब अपने फैसले पर पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने श्री से कहा, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बुटीक वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, और एक बार फिर से बधाई, क्योंकि मेरी शादी के लिए लहंगा भी अब आप ही बनाएंगी। श्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुटीक कितना शानदार था कि स्नेहलता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी। वो श्री के पास आकर बोली, बहुत बहुत बधाई हो श्रद्धा। श्री और उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। श्री के साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत नर्वस था। जाने श्री की बुटीक ओपनिंग कैसी होगी। सब तो ठीक होगा ना, लेकिन अब सभी के चेहरे चमक रहे थे। श्री की मेहनत रंग लाई थी। जिस सपने के साथ वो अपनी शादी छोड़कर भागी थी, आज उसका सपना साकार हो गया था। रह रहकर वो पुष्पा जी और प्रेम जी की तरफ देख रही थी, जो बहुत ही खुशी और गर्व से श्री की उपलब्धियों के बारे में सबको बता रहे थे। वरना जो लड़की एक बार अपने घर से भाग जाए, उसे समाज बाद में ठुकराता है, पहले उसका अपना परिवार ही ठुकरा देता है। श्री सोच में गुम थी। पुष्पा और प्रेम जी की जगह कोई भी होता तो उसे कभी नहीं अपनाता। कितने माँ बाप तो अपनी जीवित बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं, उसकी तस्वीर पर हार चढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत से किस्से सुने थे श्री ने, लेकिन वो अपने माता पिता को जानती थी। उसे पता था कि उसके माता पिता उसे ज़रूर समझेंगे, और ऐसा हुआ भी। प्रेम और पुष्पा जी समाज के आगे नहीं झुके। समाज के तानों का प्रहार झेला उन्होंने, लेकिन टूटे नहीं। जिसका फल आज मिल रहा था, आज वही समाज के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। श्री का दिल खुशी से भर आया था। उसके पास दुनिया के सबसे अच्छा माता पिता थे। श्री आगे बढ़कर पुष्पा जी के पास गई और पीछे से उनके गले लग गई, उनके कंधे पर सर रख दिया। पुष्पा जी ने उसका सर सहला दिया और अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। प्रेम जी ने श्री को देखा तो उसके पास आकर बोले, क्या हुआ बाबू, कहाँ देख रही हो? श्री ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने पिता के सीने से लग गई। प्रेम जी को श्री की भावनाएं समझ आ रही थी। प्रेम जी ने कहा, साफ दिल और नेक इरादों से सफलता ज़रूर मिलती है बाबू, हमको गर्व है तुम पर बाबू। श्री छोटे से बच्चे की तरह प्रेम जी के सीने में दुबक गई। थोड़ी देर बाद वो उनसे अलग हुई और अपनी बहनों के पास चली गई। स्नेहलता जी फिर से श्री के पास गई तो श्री ने आत्मविश्वास के साथ उनसे नजरें मिलाई। स्नेहलता जी ने कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोली श्री, तुमको देखकर बहुत खुशी हो रहा है भीतर से, लेकिन क्या करे, ईर्ष्या, देश, जलन नाम की चीज़ थोड़ी ज़्यादा है हमारे भीतर। मेरे माता पिता भाग्यशाली हैं कि उनकी बेटियां उनके लिए सोचती हैं। हमको देखो, दुगो बेटा था कि कितना इतराते थे, और आज वही बेटा लोग हाल चाल भी नहीं पूछता है। लेकिन इतना लोग के सामने कैसे अपना अपमान करा सकते हैं? आखिर माँ है ना। वो कहावत तो सुनी होगी, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती। हमारा बेटा लोग का मान बना रहे, वो लोग खुश रहे, यही विनती करते हैं हम। लेकिन ये भी सच है, इतना पैसा रखकर भी दिल खुश नहीं रहता। काहे कि सच्चा खुशी तो तब होता है जब अपना औलाद साथ हो, पास हो, इज्जत आ मान सम्मान दे। इस मामले में तुम्हारा माता पिता सच में भाग्यशाली हैं। मौसी, आप बुरा मत मनाइएगा, लेकिन ये बात भाग्य की नहीं बल्कि संस्कारों की है। और भाग्यशाली तो हम चारों बहनें हैं कि हमारे पास ऐसे माता पिता हैं। स्नेहलता जी सर हिलाकर मुस्कुरा दी और फिर तुरंत अपने तेवर में लौट आई। खाली बात से ही काम चलाओगी कि कुछ नया नया डिजाइन भी हमको दिखाओगी? श्री खुशी से स्नेहलता जी को अपने साथ ले गई। गौरी और गौरव भी थोड़ी देर रुककर वहाँ से निकलने लगे। गौरव ने कहा, श्रद्धा जी, वाकई आप में बहुत टैलेंट है। मैं यहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। गौरी ने कहा, थैंक यू श्रीदी, मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बुटीक के बारे में सबको बताऊंगी। श्री मुस्कुरा दी। गौरव और गौरी वहाँ से निकल गए। पुष्पा जी भी अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ स्नेहलता जी को लिए घर के लिए निकल गई।
4-5 घंटे बीत चुके थे, इसीलिए रतन, राशि और तनु भी थक गई थी। प्रेम जी अपनी दुकान संभालने नीचे चले गए, लेकिन श्री का उत्साह चरम पर था। उसे ना तो थकान महसूस हुई और ना ही समय का पता चला। रतन ने कहा, दी मैं घर जाऊं? हाँ, मैं पापा के साथ आ जाऊंगी। रतन, तनु और राशि के साथ वहाँ से निकल गई। अब श्री अपने बुटीक में अकेली थी। वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि उसका सपना सच हो गया है। वो घूम घूम कर बुटीक का हर हिस्सा देखने लगी। शाम हो आई थी। प्रेम जी ने ऊपर आकर कहा, बाबू, व्यापार का भी अपना नियम होता है। ये बस एक दुकान या बुटीक नहीं, तुम्हारा धर्म कर्म स्थल है। ये एक मंदिर है और ग्राहक देवता समान होता है। ये सब बात धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। अभी सांझ हो गया है तो दिया बाती कर लो, फिर दुकान बढ़ाने के समय हम लोग दोनों साथ में घर चलेंगे। श्री ने हाँ में सर हिला दिया। उसने तुरंत हाथ मुंह धोया, अपना दुपट्टा अपने सर पर रखा और मंदिर में दिया जलाने लगी। आंखें बंद किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा और बहनों को हर खुशी देना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे मेरे काम में सफलता दिलाना प्रभु। तभी उसे चंदन की खुशबू महसूस हुई। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसे अजीब सी बेचैनी हुई और धड़कनें तेज भागने लगी। उसने अपने सर को झटक दिया और बोली, ना ना श्री, ये पंडित जी की खुशबू नहीं है, ये तो इस अगरबत्ती की खुशबू है। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बुटीक के भीतर आया है। वो पीछे मुड़ी तो सामने शालीनता से मुस्कुराता हुआ युवराज खड़ा नजर आया। श्री तो जैसे पल के झपकना ही भूल गई। वो बहुत दिनों बाद युवराज को देख रही थी। उसे वो पहली मुलाकात याद आ गई। वो घबराहट और शर्म से हलकान होने लगी। युवराज तो श्री के चेहरे में ही खो सा गया था। सर पर दुपट्टा ओढ़े दिए की रोशनी में उसका चेहरा सोने सा दमक रहा था। युवराज के दिल को जैसे करार मिल गया था। उसने एक लंबी सांस ली और इसके साथ ही अपनी आंखें बंद की, मानो श्री की छवि को वो अपनी आंखों में सहेज रहा हो। उसने आंखें खोल दी। श्री अभी भी वहीं खड़ी थी। वो इधर उधर देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे। तभी सीढ़ियों चढ़कर आशी और मिशा ऊपर आ गई। उन्हें देखकर श्री को राहत की सांस आई। तभी सीढ़ियों पर से ही ऊंची आवाज में संजय बोलते हुए ऊपर आया, अबे पंडित यार, तू कब से फैशन की दुकान में आने लगा बे? वो भी इस नए नवेले बुटीक में। भार्गव परिवार की बेटियां इतनी छोटी सी जगह पर शॉपिंग करें। अंदर आते ही संजय की नज़र श्री पर पड़ी तो आखिरी शब्द उसके गले में अटकने लगे। उसने दोनों आंखें जोर से भींच ली और अपने सर पर चपत लगा दी। युवराज उसे गुस्से में घूर रहा था। संजय ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश में कहा, अरे क्यों नहीं हो सकती शॉपिंग यहाँ? नया बुटीक है तो क्या? उसकी बात पूरी करने से पहले ही आशी ने युवराज से कहा, भैया वाकई ये बुटीक बहुत सुंदर है। ये कहकर वो श्री के पास आकर बोली, हाय मैं आशी भार्गव। श्री ने भी मुस्कुरा कर कहा, हेलो मैं श्रद्धा यादव। कहिए मैं आपकी क्या मदद करूं? मिशा ने कहा, हमें पता चला कि यहाँ नया बुटीक खुला है, इसीलिए हम देखने चले आए। आज ओपनिंग थी ना? जी हाँ बिल्कुल। वैसे आपने कहाँ सुना? श्रद्धा ने पूछा तो युवराज इधर उधर देखने लगा। संजय की नजरें युवराज पर थी, मगर वो अब कुछ भी बोलकर कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप रहा। मिशा, हम अपने काम से मार्केट आए थे तो मार्केट में आपके बुटीक की बात हो रही थी तो हम देखने चले आए। बहुत अच्छा किया आपने। आइए मैं आपको बुटीक दिखाती हूँ। श्री ने एक नज़र युवराज पर डाली और आशी और मिशा को अपने डिज़ाइनर बुटीक दिखाने लगी। रह रहकर श्री की नज़र युवराज पर जब भी जाती उसे वो खुद को ही देखता हुआ पाती। उसकी नज़रें जैसे उसे भेदने को तैयार थी। श्री मुश्किल से वहाँ खड़ी हो पा रही थी। संजय श्रद्धा को देखकर समझ चुका था कि युवराज अचानक से आशी और मिशा को लेकर घुमाने क्यों निकला था। संजय युवराज के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अबे पंडित, तू तो बहुत चतुर होता जा रहा है बे। युवराज ने उसे घूरा लेकिन संजय को कोई फर्क नहीं पड़ा। संजय सोचने वाली मुद्रा बनाकर बोला, क्या कहा था तूने बड़े पंडित से? हाँ याद आया, तूने कहा था पिताजी घर में रह रहकर आशी और मिशा बहुत बोर हो जाती हैं और आशी तो कुछ दिन बाद ससुराल चली जाएगी। मुझे भी दिन में वक्त नहीं मिलता कि कुछ वक्त अपनी बहनों के साथ बिता सकूं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें घुमाने ले जाऊं। हम बाहर ही डिनर करके लौटेंगे। युवराज की चोरी पकड़ी गई थी और संजय किसी भी हाल में उसे बख्शने के मूड में नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि इश्क के चक्कर में बहनों पर प्यार लुटाया जा रहा है। युवराज ने सख्त आवाज़ में कहने की कोशिश की, क्या बोल रहे हो संजू? ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन आखिरी शब्दों पर संजय की शातिर मुस्कान का असर पड़ गया और वो हकला गया। अंत में हार मानते हुए युवराज ने कहा, ओके, रत्ना ने इनवाइट किया था मुझे, लेकिन मुझे अकेले आना सही नहीं लगा, इसीलिए मैं आशु और मिशा को भी साथ ले आया। वैसे भी आशु को शॉपिंग तो करनी ही है। संजय ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल, शॉपिंग तो करनी ही है और यहाँ तो बेस्ट डिज़ाइनर ड्रेसेस मिलेंगी। ये कहकर संजय श्रद्धा की तरफ भागा। आशु और मिशा श्रद्धा से काफ़ी प्रभावित नजर आ रही थी। संजय वहाँ जाकर खड़ा हो गया और तीनों लेडीज़ की बातें सुनने लगा। आशी कह रही थी, मुझे तो वाकई यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है। संजय ने कहा, तो देर किस बात की, जो भी पसंद आए उस पर अपना दोनों हाथ रख दीजिए, बस आपका भाई आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आशी ने कहा, सच में? संजय ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, और नहीं तो क्या, बिल्कुल सच है ना पंडित? युवराज मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया। आशी और मिशा अपने लिए कपड़े देखने लगी। श्री ने एक नज़र युवराज को देखा। युवराज मुस्कुरा दिया तो श्रद्धा ने हड़बड़ा कर नजरें घुमा ली। युवराज पे बुटीक को बड़े गौर से देख रहा था। वो एक जगह जाकर रुक गया जहाँ श्री के अचीवमेंट्स की तस्वीरें लगी हुई थी। युवराज की नज़रों में गर्व था। श्री के बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी युवराज बहुत कुछ जान और समझ चुका था। उसने श्री को देखा। श्री बहुत शालीनता और तल्लीनता से आशु और मिशा को कुछ बता रही थी। युवराज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी तस्वीरों को देखने लगा। उसके चेहरे से नज़र न हटाता तो गुस्ताखी होती, लेकिन तस्वीरों को भी तो जी भर के निहार सकता था। उसके अलावा किसी को क्या पता कि श्री के चेहरे को देखने की बेताबी उसे कितना बेचैन कर देती है। आशु और मिशा दोनों ने अपने लिए एक एक ड्रेस फाइनल की। तभी संजय ने कहा, मुझे आपसे एक शिकायत है। श्री ने चौंक कर देखा तो संजय ने बिना किसी भाव के कहा, बड़ी भारी शिकायत है मुझे आपसे श्रद्धा जी। कैसी शिकायत? श्री ने असमंजस्य से पूछा। इतना सुंदर बुटीक खोला है आपने, लेकिन यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी शिकायत समय के साथ दूर हो जाएगी, अभी तो शुरुआत है इसीलिए। संजय ने बात पूरी नहीं करने दी और झट से बोला, मतलब आपके पास हमारे लिए भी कुछ? अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप ऑर्डर करें तो मैं बना दूंगी, थोड़ा समय लगेगा। आशी ने कहा, आप स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए डिज़ाइन करती हैं? श्री ने हाँ में सर हिला दिया। बुटीक की शुरुआत हुई है अभी, इसीलिए अभी लिमिटेड ही है सब कुछ, तो हमारे लिए क्या बना सकती हैं आप? श्री को संजय की बेबाकी से घबराहट हो रही थी। उससे ज़्यादा घबराहट उसे युवराज की मौजूदगी से हो रही थी। युवराज दूर ही खड़ा रहा, मगर उसकी मौजूदगी श्री को विचलित कर रही थी। श्री ने एक डिज़ाइन बुक निकालकर संजय की तरफ बढ़ाकर कहा, इसमें जो पसंद आया आप बता दीजिए। संजय हैरानी से उसके पन्ने पलटने लगा। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन थे। ये सब आपने बनाया है? श्री ने सर हिला दिया और कहा, हाँ। उसने कुछ मेल मॉडल्स की तस्वीरें दिखाते हुए कहा, इन सब ने मेरे बनाए हुए कपड़े पहने हैं फैशन शो में, जो अलीशा की तरफ से आयोजित किए गए थे। संजय ने हैरानी से कहा, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपको मुंबई में ही रहना चाहिए था, आप मशहूर डिज़ाइनर बन सकती थी। श्री ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे डिज़ाइनर बनना था, वो मैं बनी, और अपने शहर में मशहूर हो जाऊँ, इससे बड़ी क्या बात होगी। मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े मेरे शहर के लोगों की पहुँच में हों, यही मेरे लिए काफ़ी है। संजय ने दोनों होंठ दबाकर सर हिला दिया। युवराज के चेहरे पर एक बार फिर गर्व भरी मुस्कान छा गई। संजय वही डिज़ाइन बुक लेकर युवराज के पास खड़ा हो गया। पंडित देख बे, मुझे तो सभी बहुत पसंद है, जी कर रहा है सारे ही बनवा लूँ। तभी आशी वहाँ आकर बोली, युवराज भैया, संजय भैया इतना क्यों उछल रहे हैं लड़कियों की तरह? संजय ने आशी को देखा तो आशी ने कहा, हम लड़कियों का जी नहीं भरता शॉपिंग से, लेकिन संजय भैया ज़्यादा एक्साइटेड हैं। युवराज ने कहा, आप सब नीचे चलिए, मैं पेमेंट करके आता हूँ। संजय ने युवराज को देखकर शरारत भरी मुस्कान दी और श्री को डिज़ाइन बुक लौटाते हुए बोला, हम फिर किसी दिन आएंगे, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। श्री का ध्यान संजय की बातों में था ही नहीं, वो युवराज को देख रही थी जो एक एक कदम बढ़ाकर उसके नज़दीक आ रहा था। संजय ने आशी और मिशा से कहा, हम नीचे चलते हैं। ये कहकर संजय आशी और मिशा के साथ नीचे चला गया। अब वहाँ पर बस युवराज और श्रद्धा ही थे। श्रद्धा की धड़कन तेज़ हो गई थी। इसके विपरीत युवराज एकदम शांत खड़ा श्री को देख रहा था। श्री ने घबराहट में युवराज को देखा और बिल निकालने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। युवराज ने अपनी कशिश भरी आवाज़ में कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? क्या मेरी मौजूदगी से आपको डर लगता है? श्री ने एक नज़र युवराज को देखा। उसकी गहरी आंखें मानो श्री को डुबाना चाहती हों। श्री फिर घबरा गई। उसने दोबारा उसकी आंखों में नहीं देखा। उसने खुद को संभाला और नॉर्मल होते हुए बोली, मुझे क्यों डर लगेगा भला आपसे? तो फिर आप नज़रें क्यों चुरा रही हैं मुझसे? श्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिल निकाला और युवराज की तरफ बढ़ा दिया। युवराज ने बिल देखते हुए कहा, आपने जवाब नहीं दिया।
श्री हिम्मत जुटाकर बोली, पंडित जी, मैं आपसे नजरें नहीं चुरा रही थी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। युवराज ने बिल पे किया और श्री की आंखों में झांक कर बोला, धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये शब्द श्री के कानों में गूंजने लगे। उसने युवराज की गहरी आंखों में देखा। युवराज मुस्कुराकर सीढ़ियां उतर गया। युवराज नीचे चला गया। युवराज की गहरी नजरों की छाप श्रद्धा के मन में छप गई थी। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस लिया। युवराज के बारे में सोचने लगी। युवराज सामने होता तो श्रद्धा चाह कर भी सहज नहीं हो पाती थी। ये बात युवराज भी नोटिस कर चुका था। जब तक उसे वो पहली मुलाकात याद नहीं थी तब तक वो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जब से उसे पहली मुलाकात और वो दुर्घटना याद आई थी, युवराज को देखते ही उसका गला सूख जाता था। फिर युवराज की नज़रों में देखते ही उसे ये एहसास होता था कि युवराज को सब कुछ याद है, बस इसीलिए वो उससे नज़र नहीं मिला पाती। लेकिन अब तक तो पंडित जी की शादी हो चुकी होगी, उन्हें शोभा नहीं देता ये सब। श्री अपने आप से बात कर रही थी। फिर उसके दिल में दूसरा ख्याल आया, हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो रही हो। पंडित जी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही कोई गलत बात की। उनकी आंखें ऐसी ही होंगी। शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो भला क्यों मेरे बारे में सोचेंगे? श्री बेचैन हो गई थी। उसका दिल ना जाने क्या क्या सोच रहा था। ना चाहते हुए भी युवराज का ख्याल श्री के दिल और दिमाग पर छा गया था। वहीं युवराज के चेहरे की चमक बता रही थी कि आज वो कितना खुश था। घर पहुंचकर संजू ने युवराज को दबोच लिया और उसे खींचकर कमरे में ले गया। अबे पंडित, तू तो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है बे। आशिक के विवाह से पहले अपने विवाह का इरादा है क्या? ये मत भूलो कि दुनिया की नज़रों में तुम अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। किसी को भनक भी लगी कि तुम एक कन्या के पीछे हो तो भार्गव निवास में एक बार फिर भूचाल आ जाएगा। युवराज को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे हुए बोला, संजू, हमने 25 वर्ष की आयु बहुत पहले ही पार कर ली है। भार्गव परिवार की परंपरा के अनुसार मैं भी गृहस्थ जीवन के वर्षों में हूँ, तो इस दौरान मैं अपने जीवन संगनी के बारे में सोच सकता हूँ और उनके सपने देख सकता हूँ। संजू ने अपना सर पीट लिया और युवराज के बगल में कूद कर लेट गया। फिर बोला, वैसे भाभी तुम्हें वहाँ देखकर हैरान रह गई थी। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब वो मुझे देखकर हैरान नहीं बल्कि आनंद महसूस करे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक और हया नज़र आने लगे। उनके गालों का रंग मेरी मौजूदगी से गुलाबी हो जाए। उनके होंठों पर बिना पुकारे ही मेरा नाम आ जाए। बस बस, मुझे नहीं लगता कि भाभी कभी तुम्हारा नाम लेंगी। युवराज ने सर उठाकर संजू को देखते हुए पूछा, क्यों, तूने सुना नहीं? लड़कियां अपने पति का नाम नहीं लेती। युवराज के चेहरे पर मुस्कान उभर आई और उसे याद आया कि श्रद्धा ने आज तक उसे उसके नाम से नहीं पुकारा। आज भी बुटीक में उसने युवराज को पंडित जी कहकर ही पुकारा था। श्री ने अपनी बहनों और परिवार के लिए जो सपने देखे थे वो उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए उसने युवराज का ख्याल अपने दिमाग से ही निकालना सही समझा और ख़ुद को काम में डुबा दिया। गौरी के कपड़े उसने रत्ना से कहकर डिलीवर करवा दिए थे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसके बुटीक पर लोग आने लगे थे। श्रद्धा के लौट आने से त्योहारों की रौनक लौट आई थी। अगले दिन होली थी, लेकिन बुआ जी आज सुबह की ट्रेन से ही बोकारो पहुंच चुकी थी। प्रेम जी उन्हें लेने बोकारो रेलवे स्टेशन चले गए थे। पुष्पा जी नाश्ता तैयार करने में लगी थी। साथ ही उन्हें इस बात की टेंशन थी कि जाने बुआ जी श्री के साथ कैसा व्यवहार करें और ये चारों बहनें जाने बुआ जी के साथ कैसे पेश आएं। उस समय श्री के जाने का दुख था और कई रिश्तेदार भरे हुए थे घर में। इसीलिए रत्ना, रश्मिका और तनिष्का ने बुआ जी की बातें बर्दाश्त कर लीं। लेकिन अब तो सभी भरी बैठी हैं। बुआ जी ने कुछ भी कहा या किया तो ये चुप नहीं रहने वाली। पुष्पा जी ने चारों बहनों को बुलाया और समझाते हुए कहा, चारों बहन कान खोल के सुन लो, तनी देर में बुआ जी घरे आ जाएंगी। उनका आने के बाद हमको कोनो बदतमीजी नहीं चाहिए। वो तुम लोग का पापा की बुआ हैं, बड़ी हैं घर में, तो उनका साथ कोई मुंहजोरी नहीं करेगा, समझी तुम लोग? राशि, हाँ समझ गए, हम सब समझ गए। कहाँ समझी, बताओ जरा? पुष्पा जी ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। होलिका बुआ आ रही हैं हमारी होली जलाने, तो हम सबको मुंह बंद करके अपना मूड, खुशी और त्योहार का उमंग सबको आज ही होलिका के साथ जला देना है। उनके आगे मुंह लटका कर रहना है, नहीं तो वो टोकना शुरू कर देंगी। लड़की जात को इतना हंसना नहीं चाहिए, लड़की जात को ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए और जाने क्या क्या।
राशि की बातों से पुष्पा जी ने नाराज होते हुए कहा, राशि ये कैसी बातें कर रही हो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछला बार का माहौल अलग था। हम है ना घर में तुम लोग का साथ, हम संभाल लेंगे उनको, बस तुम लोग भी थोड़ा ध्यान रखना। और रतन भी मुंह लटकाए खड़ी थी। उन्हें पता था कि बुआ जी क्या क्या करती हैं और क्या क्या कहती हैं, लेकिन पुष्पा जी ने इन सबको अपनी सीमा में रहने को कहकर इन्हें और लाचार बना दिया। राशि पैर पटकते हुए भीतर चली गई। तनु और रतन भी उसके पीछे चली गई। श्री के पीछे से आकर अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, पिछली बार मेरी वजह से आप दोनों के साथ साथ मेरी बहनों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था मम्मी। मैं बुआ दादी से माफ़ी मांग लूँगी, आप चिंता मत करिए। रतन, तनु और राशि को भी संभाल लूँगी। पुष्पा जी ने श्री के सर पर हाथ फेर दिया। अभी जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं बुआ दादी के लिए। नाश्ता देखकर तो वो खुश हो जाएंगी, तो किसी को भला बुरा नहीं कहेंगी। फिर शाम को होलिका दहन की तैयारी भी तो करनी है ना मम्मी। मुझे बुटीक भी जाना है मम्मी, बहुत काम है मुझे। एक काम करती हूँ, आज सबकी छुट्टी है वैसे भी, मैं सबको अपने साथ ले जाती हूँ। पापा की भी मदद हो जाएगी और मेरी भी, और इन तीनों का मन भी बहल जाएगा। बुआ दादी से सामना कम होगा तो इनका दिमाग भी सही रहेगा। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगी, बोलकर श्री फटाफट किचन में घुस गई। तभी ऑटो के रुकने की आवाज़ आई और जानी पहचानी आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ हो दुल्हीन, आ गए हम। बुआ जी की आवाज़ सुनकर चारों बहनें कमरे में दुबक गई और पुष्पा जी बाहर की तरफ भागी। बुआ जी के चरण स्पर्श कर पुष्पा जी उन्हें अंदर ले आई। प्रेम जी भी वहीं बैठ गए और गांव की खोज खबर लेने लगे। बुआ जी की गठरी खुली और दुनिया जहान की बातें निकलने लगी। अरे का बताएं बबुआ, यहाँ से गए तक कितना दिन में घर से निकले भी नहीं। बहुत जग हंसाई हुआ। जो भी आता श्रद्धा के ब्याह के बारे में बात करता। हमारा जाने का पहले गांव में हल्ला था कि श्रद्धा भाग गई है। बहुत बेइज्जती हुआ। बहुत लोग तुम्हारा गांव के आके हमको पूछने लगा था। उन लोग को तो मौका मिल गया था भाई का नाम उछालने का। अभी तक सब हंसता है। पुष्पा जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए कहा, बुआ जी बात बाद में होते रहेगा, चलिए पहले कुछ खा लीजिए। बुआ जी का गला भी सूख रहा था। उन्होंने पुष्पा जी की बात मान ली। थोड़ी देर बाद ही वो नाश्ते की टेबल पर बैठी थी और पुष्पा जी गरम गरम नाश्ता परोस रही थी। वहीं कमरे में चारों बहनों के बीच खामोशी से हड़कंप मचा हुआ था। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को जाने क्या क्या कह रही थी वो। तभी राशि ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ बैठने से क्या होगा, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन ये भूख सहन हो जाएगी, बुआ दादी की बातें नहीं। तभी बुआ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, काहे घर में इतना शांति है दुल्हीन, तीनों लड़की लोग नहीं है क्या घर में। रतन अपने सर पर हाथ मारकर बोली, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ सब, लड़े बिना ही मरना तय है हम सबका। मम्मी आती होंगी हमें बुलाने। पुष्पा जी ने कहा, वो देर रात तक पढ़ती है ना सब, बुआ जी तो देर से उठती है, हम अभी बुला के लाते हैं। बुआ जी बड़बड़ाने लगी, एक ने पढ़ लिख के नाम रोशन करिया दिया है, अब वो तीनों पढ़ के कौन सा तीर मार लेगी, सब देखते हैं हम। पुष्पा जी उनकी बात अनसुनी करके लड़कियों के कमरे की तरफ बढ़ गई। पुष्पा जी ने कमरे के अंदर पांव रखे तो चारों बहनें अजीब सा मुंह बनाकर बैठी नजर आई। ईका हो रहा है, जब तुम लोग तैयार हो तो बाहर काहे नहीं आई। बुआ जी कब से आई हुई है। एग्जैक्टली मम्मी, हम सब इसीलिए नहीं आए क्योंकि बुआ दादी आ चुकी हैं। पुष्पा जी ने राशि को घूर कर देखा और बोली, बहुत बोलती हो तुम राशि, अब चलो चुपचाप, आज जो समझाए हैं वो याद रखना। तभी श्री रुआसी होकर उनके सामने खड़ी होकर बोली, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी मुझे देखकर। पुष्पा जी ने प्यार से उसके गाल छूते हुए कहा, पहले जो हो गया वो तो हो गया ना बाबू, कब तक उनसे छुपी रहोगी। इससे अच्छा है कि उनका सामना करो, उनको बताओ कि तुम गई तो क्या क्या लेके वापस लौटी हो। प्रतिभा तो तुम्हारे अंदर थी ही, लेकिन काबिल बन के लौटी हो तुम। ये बताना पड़ेगा ना बेटा। देखो बेटा, बदनामी बहुत तेज गति से फैलती है, लेकिन नाम धीरे धीरे होता है, इसीलिए तुमको आत्मविश्वास रखना होगा। तुम गलती की थी लेकिन गलत नहीं थी, इसीलिए डरो मत। अब तक बुआ जी तुम्हारा उपलब्धि के बारे में नहीं जानती हैं, जब जानेंगी तो देखना कैसे प्रशंसा करेंगी तुम्हारी। श्री ने हाँ में सर हिला दिया और लंबी सांस लेकर पुष्पा जी के साथ बाहर निकल आई। उनके पीछे बाकी तीनों लड़कियां भी बाहर निकल आई। श्री ने आकर बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसे बिना देखे कहा, खुश रहो खुश रहो, हम कब से आए हुए हैं, तुम लोग अभी सुध ले रही हैं। श्री ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक एक कर बाकी तीनों बहनों ने भी बुआ जी के पैर छुए और बैठ गई। बुआ जी ने अपना चश्मा ठीक किया और सबको गौर से देखने लगी। ए दुल्हीन, सब एक जैसी हो गई, हमको तो पहचान में नहीं आ रही कौन कौन है। ये क्या है, 1 2 3 4, 4 को बैठी है। बुआ जी ने गिनती करते हुए कहा, सब अपनी ही बेटी लोग हैं बुआ जी, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना, आप पहचान नहीं पा रही हैं।
पुष्पा जी ने कहा तो बुआ जी चुपचाप नाश्ता करने लगी। पुष्पा जी ने प्रेम जी को नाश्ता परोसा और चारों बहनों को नाश्ता परोसने के बाद खुद भी बैठ गई। बुआ जी की नजरें भी श्री को असहज कर रही थी, वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। तभी बुआ जी ने कहा, ए दुल्हन, ये श्री जैसे लग रही है का? बुआ जी, ये हमारी श्री ही है। बुआ जी का कौर गले में ही अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। पुष्पा जी ने जल्दी उन्हें पानी पिलाया और पीठ सहलाने लगी। भार्गव निवास में होलिका दहन की तैयारियां हो चुकी थी। पूरा परिवार तैयार होकर होलिका दहन के लिए इकट्ठा हो रहा था। आशु और मिशा तैयार होकर आई तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। युवराज और संजू एक तरफ खड़े थे। संजू ने युवराज से कहा, पंडित क्या सोच रहा है बे? युवराज ने मुस्कुराकर कहा, यही कि काश कल उनके साथ भी होली खेल सकता मैं। संजू ने मुस्कुरा कर कहा, कभी तो भाभी के अलावा कुछ और सोच लिया कर यार, उनके बारे में सिर्फ सोचता ही तो हूँ। अच्छा, क्या सोचता है मुझे भी बता। उनके प्रेम के रंग में तो मैं रंग गया, जाने मेरा रंग उन पर कब चढ़ेगा। जाने क्यों वो मेरी तरफ देखती भी नहीं, जबकि मेरी नज़रें तो उनसे हटती ही नहीं। संजू ने कुछ सोच कर कहा, शायद उन्हें शर्म आती होगी। युवराज हैरानी से बोला, शर्म मुझसे? क्यों? अबे पंडित, बस जन्म से पंडित है तू, विद्या कुछ अर्जित नहीं की। लड़कियां लड़कों से कब शर्माती हैं? युवराज ने मासूमियत से पूछा। कब? संजू ने उसके सिर पर चपत लगाकर कहा, जब उनके दिल में कुछ भावनाएं पनपने लगती हैं। मुझे यकीन है कि भाभी के दिल में तुम्हारी जगह बननी शुरू हो चुकी है। संजू जैसे दोस्त होते ही हैं अपने दोस्तों को तसल्ली देने के लिए। संजू युवराज के लिए कुछ यही कर रहा था। शाम को पूरा यादव परिवार इकट्ठा हुआ था। होलिका दहन की पूजा की तैयारियां चल रही थी। किचन में पुष्पा जी जाने कब से लगी हुई थी और उन्हें छोड़कर श्री भी किचन में से नहीं निकल रही थी। एक तो वो पुष्पा जी को अकेले काम करते नहीं छोड़ सकती थी और दूसरे बुआ जी की नजरों से दूर रहने का यही तरीका था कि वो किचन में रहे। बुआ जी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ बोल रही थी। तभी प्रेम जी भी आकर बैठ गई और आवाज़ लगाई, मलकाइन तनी चाय ले आओ भाई। श्री ने उनकी आवाज़ सुनकर झटपट चाय चढ़ा दी और फिर छानकर पुष्पा जी से बोली, मम्मी आप लेकर जाइए, मैं किचन का काम देख लेती हूँ। सब काम हो ही गया है, तुम भी बाहर चलो का किचन में पसीना चुआ रही हो। पुष्पा जी ने कहा तो श्री ने सर हिला दिया और सहमी हुई पुष्पा जी के पीछे पीछे बाहर निकल गई। पुष्पा जी चाय देने लगी तो श्री कमरे में जाने लगी। तभी प्रेम जी ने आवाज़ दी, है बाबू कहाँ जा रही हो? आओ बाबू, बाकी तीनों कहाँ हैं? इसका जवाब पुष्पा जी ने दिया, वो सब तैयार हो रही है, थोड़ी देर में फील्ड में होलिका जलेगा, तब पूजा करेंगे। प्रेम जी, तो तुम लोग काहे नहीं हुई तैयार? श्री ने मुश्किल से कहा, मैं जा रही हूँ पापा। प्रेम जी ने सर हिला दिया और चाय पीने लगे। बुआ जी ने अब तक अपने शब्दों को रोक रखा था, अब खुला छोड़ दिया। कैसी बेशरम लड़की है, एक तो ब्याह के दिन भाग गई, आटू 2.5 साल बाद लौट के आई है। जाने तुम दोनों मियाँ बीवी कैसे हो कि उसको अपने साथ भी रख लिया। अरे घर में घुसने कैसे दी तुम दुल्हन? इसको छोड़कर अभी तीनों और लड़की तुम्हारे घर में है, सबका जिंदगी खराब करवाएगी का? प्रेम जी ने कड़े शब्दों में कहा, बुआ जी जो बीत गया वो बात अब घर में सुनना नहीं चाहते हैं। अभी का समय में पिछला बात का कोनो जिक्र नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझकर बच्ची लोग को कोनो तरह का बोल नहीं बोलेंगी। होली के बाद आपका आँख का ऑपरेशन का बात करेंगे। बुआ जी ने चुपचाप सर हिला दिया और चाय पीने लगी, लेकिन श्री तो उनके दिमाग में चढ़ी हुई थी। रत्ना, तनिष्का और रश्मिका तैयार होकर बाहर आई। प्रेम जी की उपस्थिति में बुआ जी का डर जरा कम था। रत्ना ने कहा, मम्मी आप अब भी जल्दी तैयार हो जाओ, पूरा मोहल्ला सामने मैदान में जमा हो चुका होगा। हाँ हाँ, हम जा ही रहे थे, तब तक श्री तैयार होगी, हम भी तैयार हो जाएंगे, कहकर पुष्पा जी किचन में चली गई। प्रेम जी सोफे पर बैठे थे, उनकी बाईं तरफ रत्ना बैठी थी, दाईं तरफ तनिष्का। राशि ने उन दोनों को देखकर मुंह बिचका दिया और सामने बैठ गई। प्रेम जी ने बुआ जी से पूछा, बुआ जी बताइए क्या बने हैं खाने में? बुआ जी तुनक कर बोली, हमसे क्या पूछ रही हो बबुआ, जो बना लो वही खा लेंगे हम, अब तुम्हारा घर है, यहाँ फरमाइश नहीं कर सकते ना। प्रेम जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल फरमाइश कर सकती हैं आप बुआ जी, आप बड़ी हैं, आपका सेवा करना फर्ज है हमारा, लेकिन बड़ों को भी तो बड़ों की तरह व्यवहार करना चाहिए। बुआ जी चुप रही। प्रेम जी ने पूछा, बताइए क्या खाएंगी आप? मछली ले आएँ कि मुर्गा की मीट ले आएँ? बुआ जी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, गांव पर मछली तो खेतों में मिल जाती है, मुर्गा अच्छा नहीं लगता हमको। तुम्हारे फूफा जी कब वो मीट लेके नहीं आते, तुमको ठीक लगे तो मीट ही ले आओ। प्रेम जी राशि को देखकर बोले, सुबह 4 बजे तैयार रहना बाबू, बोकारो में मीट के लिए होली का दिन लंबा लाइन लगता है, देर से जाने पर मिलेगा नहीं। राशि ने हाँ में हाँ सर हिला दिया। दर्तन बोली, कल का सारा दिन मम्मी फिर किचन में ही बिताएंगी। सुबह पुआ पूड़ी 10 तरह का पकौड़ी बनाएंगी, फिर दोपहर में मटन पुलाव, फिर शाम को गुलाब जामुन, दही बड़ा और जाने क्या क्या।
श्री बाहर आते हुए बोली, क्यों, तुम सब मदद नहीं कर सकती थी? सभी चुप हो गए। श्री आंखें छोटी करके अपनी बहनों को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, इस बार मम्मी अकेली नहीं है। तभी पुष्पा जी तैयार होकर निकल गई। उन्होंने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। प्रेम जी ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मलकाइन, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। पुष्पा जी ने आंचल ठीक करते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहा, सच कह रहे हैं प्रेम जी? बिल्कुल सच। सभी बहनें मुंह दबाकर हंसने लगी। बुआ जी ने चिढ़ते हुए कहा, काल अल्लाह, सारा लाज शर्म बेच दिए हो का? बेटी लोग के सामने ऐसी ठिठोली करोगे तो ये लोग भी बिगड़ जाएगी ना। रत्ना अपनी माँ के गले में झूलते हुए बोली, अपनी पत्नी की तारीफ करने से क्या बिगड़ जाता है मम्मी? और मम्मी तो सच में कितनी सुंदर लग रही है ना। पुष्पा जी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, चुप करो तुम। प्रेम जी ने कहा, बाबू जाओ तुम सब और जल्दी आना, साथ में खाना खाएंगे। चारों बहनें अपनी माँ के साथ निकल गई। बुआ जी को मौका मिला तो वो इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में लगी रही। लल्ला, तुम ही लड़कियों का लगाम काहे नहीं कस के रखते हो? और तुम अपनी मेहरारू को भी बहुत ढील दिए हो, ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, अपनी पत्नी और अपनी बेटियों से प्यार जताना कोई खराब बात नहीं है। हमारे घर में जब हमारी पत्नी और बेटियां हंसती मुस्कुराती हुई नजर आती हैं ना, तो हमें जो सुख मिलता है हम क्या बताएं। बुआ जी कुड़कर बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारा भला के लिए बोल रहे हैं, वरना हमको क्या पड़ा है कुछ कहने का। औरत लोग को ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, वरना घर बर्बाद हो जाता है। प्रेम जी ने दृढ़ आवाज़ में कहा, घर बर्बाद होने के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये वही पुष्पा जी हैं जो हमारा घर को जोड़ के रखी हैं। गाँव से लेकर यहाँ तक भी सब कोई उनका व्यवहार का तारीफ करता है। जब वो मेरा पूरा खानदान संभाल ली हैं तो बदला में हम थोड़ा इज्जत और प्यार देकर कुछ गलत नहीं कर रहे बुआ। बुआ जी प्रेम के तर्कों के आगे चुप हो गई, लेकिन उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि उन्हें प्रेम जी की कोई बात पसंद नहीं आई। सुबह के 4 बजे अलार्म की आवाज़ सुनकर पुष्पा जी की नींद खुली। उन्होंने प्रेम जी को उठाने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उनिंदी आवाज़ में बोली, ए जी उठिए। प्रेम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुष्पा जी ने उनका हाथ पकड़कर हिलाना चाहा, तभी लगा कि उनका हाथ कँप रहा है। ई कहा जी, आपको बुखार कैसे हो गया? तभी राशि ने दरवाजे पर आवाज़ दी, पापा उठिए, मैं तैयार हूँ। पुष्पा जी ने दरवाज़ा खोलकर कहा, तुम्हारे पापा का तबीयत खराब लग रहा है राशि, रहने दो, आज निरामिष भोजन नहीं बनाएंगे। तभी प्रेम जी उठकर बैठते तो बोले, बुआ जी ने कितने मन से कहा है, कैसे भी करके मीट तो बनेगा ही बाबू, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। पुष्पा जी, अरे लेकिन ऐसे कैसे जाइएगा? पापा आप रहने दीजिए, मुझे पता है रास्ता, पिछले साल आपके साथ गई थी ना। प्रेम जी, लेकिन बेटा ये होली का दिन है, ऊपर से अभी भोर भी नहीं हुआ है, तुमको अकेले उस बस्ती में नहीं जाने देंगे हम। अरे गोली मारिए उस बस्ती को, मानते हैं कि वहाँ थोड़ा सस्ता और ताज़ा मीट देता है, लेकिन ई बार सेक्टर 4 से आ जाएगा तो क्या घट जाएगा? थोड़ा दिन निकल जाएगा तो राशि जाके ले आएगी, आप बिस्कुट खा के दवा खा लीजिए, वरना कह दे रहे हैं हम होली मनाएंगे भी नहीं हम। अरे मलकाइन कैसी बातें करती हो, होली काहे नहीं खेलोगी? हम बिना रंग छोड़ देंगे क्या तुमको? दोनों पति पत्नी को अकेला छोड़ राशि कमरे से बाहर निकल आई। सुबह के 6 बज रहे थे। संजू और युवराज सड़क के किनारे चल रहे थे। सड़क पार उनकी कार खड़ी थी। वो सड़क पार करने ही वाले थे कि दूसरी तरफ से आ रही स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क के एकदम किनारे आ गई। बचते बचाते संजू सड़क पर गिर पड़ा और युवराज के हाथ में गुलाल उड़कर बिखर गया। युवराज ने गुस्से में कुछ कहना चाहा कि सामने घबराई हुई सी श्री की सूरत देखकर रुक गया, जिसका चेहरा गुलाल के रंग में रंग चुका था। श्री स्कूटी चला रही थी और पीछे राशि बैठी हुई थी, जिसके हाथ में एक थैला था। श्री ने घबराहट में कहा, आपको लगी तो नहीं? वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, सामने से कुछ लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, उनसे बचने के लिए मैं साइड पर आई। अचानक से आप सड़क पर आ गए, हमें माफ़ कर दीजिए। राशि ने तुनकते हुए कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो दी? ये अचानक ही फुटपाथ पर से कूद पड़े, हमारी गलती नहीं है। कहीं आप दोनों ने भी शराब तो नहीं पी रखी? संजू अपना पाँव सहलाते हुए उठ खड़ा हुआ और कड़क शब्दों में बोला, हम शराब को हाथ तक नहीं लगाते, तो इतने सुबह सड़क पर क्या कर रहे हो? राशि की बात पर संजू ने चिढ़कर कहा, इतनी सुबह सड़क पर आप दोनों भी हैं, तो क्या आपने भी शराब पी रखी है? राशि और संजू झगड़ रहे थे। उनकी आवाज़ से बेखबर युवराज श्री के चेहरे को अटक कर रह गया था। ठंड की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी, चेहरे पर लगा गुलाल और भी रंगीन हो गया था। श्री युवराज की नज़रों से फिर असहज होने लगी थी। राशि स्कूटी से उतरकर संजू के पास चली गई, जबकि श्री जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। संजू और राशि की लड़ाई जारी थी, तभी युवराज आगे बढ़कर श्री के पास चला गया। थोड़ा गुलाल श्री की आंखों में भी चला गया था, जिसे वो साफ कर रही थी।
अचानक एक हाथ आया और रुमाल से उसकी पलकों पर से गुलाल साफ करने लगा। श्री ठंडी में और भी जम सी गई थी। युवराज उसके ठीक सामने मुस्कुराकर उसकी पलकें साफ कर रहा था। उसने धीरे से कहा, यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मेरी होली इतनी खूबसूरत हो गई। श्री गुलाबी हो गई थी। ये ठंड की वजह से था या युवराज की वजह से, ये कहना मुश्किल था। तभी राशि आकर युवराज के पास खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, आप जरा दूर रहें मेरी दी से। युवराज को उसकी बातें कुछ सुनाई नहीं थी। उसने हल्के से कहा, ये दुर्गंध कैसी है? राशि ने इधर उधर देखा, फिर अपना थैला युवराज के चेहरे के पास लाकर बोली, इसमें से आ रही है, बकरे का मांस है इसमें। इतना सुनते संजू युवराज उछलकर कई कदम पीछे हो गए। राशि स्कूटी पर पीछे बैठ गई। बिना देर किए श्री ने स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। युवराज को उल्टी आने ही वाली थी कि संजू चीख पड़ा, अबे पंडित, भाभी मासा आ रही है बे। अब क्या होगा इनके इश्क का, ये तो आने वाले भागों में ही पता चलने वाला है। तो बने रहिए साथ बेताबी तेरे इश्क की में।